नमस्कार, आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज और मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा। शाम के 6 बज चुके हैं और समय हो चुका है रण क्षेत्र का, जिसमें आज हम एक बार फिर से बात करेंगे इस साल के अंत में राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में होने वाले विधानसभा चुनाव की। जैसे जैसे ये चुनाव नजदीक आ रहा है वैसे वैसे यहां का रण भीषण होता जा रहा है। इन तीनों ही राज्यों में बीजेपी की ओर से खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मोर्चा संभाला हुआ है और वो एक के बाद एक रैली और रोड शो के जरिए बीजेपी के लिए वोट करने की अपील कर रहे हैं। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी न केवल कांग्रेस पर हमलावर हैं, बल्कि यह भी बता रहे हैं कि अगर किसी भी प्रदेश में कांग्रेस की वापसी होती है तो ये प्रदेश बहुत ज्यादा पिछड़ जाएंगे। पीएम ने आज छत्तीसगढ़ के बस्तर में एक रैली को संबोधित करते हुए यहां की वर्तमान कांग्रेस सरकार को जमकर निशाने पर लिया और कहा कि यहां की सरकार का फोकस सिर्फ और सिर्फ अपने नेताओं के विकास करने पर रहा। जनता से इसका किसी तरह का कोई सरोकार नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन दिनों लगातार छत्तीसगढ़ का दौरा कर रहे हैं। ऐसे में सवाल यह है कि क्या छत्तीसगढ़ में कांग्रेस से अपनी सरकार को बचा पाएगी? क्या इस बार छत्तीसगढ़ में मोदी के नाम पर वोट पड़ेगा? साथ ही सवाल यह भी है कि क्या भूपेश सरकार का काम जनता को रास आएगा? आज चर्चा इसी को लेकर करेंगे, लेकिन पहले एक रिपोर्ट आपको हम दिखाते हैं, देखिए। चुनाव आयोग ने छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव को लेकर अभी अधिसूचना जारी नहीं की है, लेकिन उससे पहले ही राज्य में सत्ता का महासंग्राम शुरू हो गया। सत्तारूढ़ कांग्रेस जहां अपनी सत्ता बनाए रखने के लिए दम लगा रही है, तो वहीं विपक्षी बीजेपी भी किसी भी हाल में कांग्रेस को सत्ता से उखाड़कर फेंकना चाहती है। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से प्रधानमंत्री मोदी ने मोर्चा संभाल लिया। इसी कड़ी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज जगदलपुर पहुंचे और कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। पीएम मोदी ने कहा कि छत्तीसगढ़ में चारों तरफ भ्रष्टाचार का बोलबाला है। छत्तीसगढ़ में अपराध चरम पर है। हत्याओं के मामले में भी छत्तीसगढ़ अग्रणी राज्यों में शामिल हो गया। छत्तीसगढ़ के साथ ही प्रधानमंत्री मोदी ने राजस्थान सरकार पर करारा वार किया। पीएम मोदी ने कहा कि कभी कभी लगता है कि छत्तीसगढ़ और राजस्थान में प्रतिस्पर्धा हो रही है कि कहां सबसे ज्यादा अपराध होगा। पीएम मोदी ने कहा कि कांग्रेस सरकार में कांग्रेस के नेता मस्त हैं और आम जनता पूरी तरह से त्रस्त है। कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ को अगर कुछ दिया है तो वो है झूठा प्रचार और घोटालेबाज सरकार। छत्तीसगढ़ में विकास या तो पोस्टर्स और बैनर्स में दिखते हैं या फिर कांग्रेस नेताओं की तिजोरी में दिखता है। अब देखना ये है कि आने वाले चुनाव में कांग्रेस वापसी करेगी या फिर छत्तीसगढ़ में बीजेपी अपने कमल की खुशबू महकाएगी। अब देखना ये है कि आने वाले चुनाव में कांग्रेस वापसी करेगी या छत्तीसगढ़ बीजेपी के कमल की खुशबू से महकेगा। मेरे परिवारजनों, कल से कांग्रेस ने एक अलग लाभ आरोपना शुरू कर दिया है। ये कांग्रेस के नेता कहते हैं जितनी आबादी उतना हक। मैं कहता हूं इस देश में अगर सबसे बड़ी कोई आबादी है तो वो आबादी गरीब है, और इसलिए मेरे लिए गरीब ही सबसे बड़ी आबादी है और गरीब का कल्याण यही मेरा मकसद है। मेरे परिवारजनों, कांग्रेस का ट्रैक रिकॉर्ड दिखाता है कि उसे छत्तीसगढ़ के लोगों की परवाह नहीं है। उसकी प्राथमिकता सिर्फ और सिर्फ छत्तीसगढ़ की संपदा को लूटना है। छत्तीसगढ़ की खनिज संपदा को लूटने भी कांग्रेस ने कोई कसर नहीं छोड़ी। यहां से जो भी खनिज निकलता था उसका लाभ कांग्रेस के राज में यहां के नागरिकों को, नौजवानों को नहीं मिलता था। आज देश के बहुत कम राज्यों में कांग्रेस की सरकारें बची हैं, और एक बार जाती है ना 25-25 साल तक वापस नहीं आती है। और इसलिए जब इनके पास सरकारें ही कम है
तो लूट का माल कुछ ही जगह से लूटना पड़ता है। इसलिए जहां भी इनकी सरकार बनती है वो जम करके लूटते हैं। एक बार जहां से जाती है 25 साल तक वो वापसी नहीं कर पाती है, यह कहना है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। और भी आपने सुना किस तरीके से, चाहे वो भ्रष्टाचार का मामला हो, घोटाले का मामला हो, क्राइम का मामला हो, महिलाओं पर अत्याचार का मामला हो, बहुत सारे ऐसे मामले आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से उठाए गए हैं। आज चर्चा इसी को लेकर हम करने वाले हैं। लेकिन कौन कौन खास मेहमान हमारे साथ मौजूद है, सबसे पहले उनसे आपका हम परिचय कराते हैं। हमारे साथ बीजेपी की ओर से बीजेपी के प्रवक्ता वासु शर्मा जी जुड़ गए हैं, बहुत स्वागत है सर आपका। इसके साथ ही हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता अमित श्रीवास्तव जी जुड़ गए, आपका भी स्वागत है अमित जी। इसके अलावा हमारे साथ पॉलिटिकल एक्सपर्ट, पॉलिटिकल एनालिस्ट दिनेश शर्मा जी जुड़ गए, आपका भी स्वागत है सर। मैं अमित जी आपके पास आना चाहता हूं और मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि अगर कांग्रेस पार्टी ये उम्मीद कर रही है तो किस बिहाफ पे वो उम्मीद कर रही है, आधार क्या है कि आप सत्ता में वापसी कर पाएंगे? क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो ये कह रहे हैं कि पिछले 5 साल में आपने कोई काम नहीं किया है। आपने अगर विकास किया है तो सिर्फ अपने नेताओं का विकास आपने किया है। आपने छत्तीसगढ़ की जो खनिज संपदा है, जिसके लिए छत्तीसगढ़ जाना जाता है, उसको आपने लूटा है, खसोटा है, उसको खाया है, अपने नेताओं को खवाया है। और ऐसे कैसे आप चुनाव जीतेंगे? आपका जवाब। देखिए अमित जी, हम अपने काम के जनता के बीच और जिस प्रकार कहा ना कि हमारे इन 4.5 साल काम किया, हम छत्तीसगढ़ की जनता के लिए टेस्टेड और ट्रस्टेड दोनों हो चुके हैं। तो मुझे लगता है कि जिस प्रकार से जुमलेबाज सरकार और केंद्र में बैठी हुई सरकार और वहां के बैठे हुए हुक्मरान जब आते हैं और छत्तीसगढ़ में कह के जाते हैं तो उनको छत्तीसगढ़ के लोग वैसे भी सीरियसली लेते नहीं है, क्योंकि 4.5 सालों के बाद चुनाव के बेरा में वो सब आते हैं और राजनीतिक पर्यटक के रूप में यहाँ पर स्टेटमेंट देके जाते हैं। देखिए मैं आपको बता दूं, अगर पिछले 3 महीने में देखेंगे तो कम से कम 35 से ज्यादा केंद्रीय मंत्री छत्तीसगढ़ आए, लेकिन उन्होंने छत्तीसगढ़ को जुमले के अलावा और अपने भाषणों के अलावा छत्तीसगढ़ को इन 35 मंत्रियों ने कुछ भी नहीं दिया। रही बात प्रधानमंत्री जी ने कहा, तो मैं आपको बता दूं 93,724 करोड़ रुपए से ज्यादा हमने किसानों के खातों धान की खरीदी हमने की। लगातार अगर आप देखेंगे 24.52 लाख जो इनपुट सब्सिडी हमने किसानों को दी और जितने भी वादे हमने कहा है किसानों का ऋण हो, चाहे सारे जो हमने वादे किए थे, लगातार हम काम कर रहे हैं। और मुझे लगता है अगर हम काम नहीं कर रहे होते तो इस प्रदेश में 5 उपचुनाव हुए और जनता का प्यार और आशीर्वाद अमित जी हमें मिला और प्रचंड बहुमत से 5 जगह हम जीते, 10 महापौर हमारे बने। तो अगर हम काम करते, जनता को हमारा काम। लेकिन अमित जी आपको लगता है कि उपचुनाव का जो रिजल्ट है उसके आधार पर आप ये दावा कर सकते हैं कि आप एक बार फिर से सत्ता में वापसी करेंगे? क्योंकि देखिए ये कहा जाता है, जो राजनीति के जानकार हैं वो ये मानते हैं कि जो उपचुनाव होता है वो सत्ता का होता है, यानी कि उपचुनाव के जो नतीजे होते हैं, जिसकी सत्ता होती है, जिसकी सरकार होती है, ज्यादातर उसी के फेवर में जाने के चांसेस होते हैं। देखिए कहने वाले बहुत कुछ कह सकते हैं, लेकिन मैंने आपसे शुरू में ही कहा कि हमें अपने काम पे विश्वास है। हमने जो विकास किया है, हमें विकास पे चुनाव जाएंगे, लड़ने जा रहे हैं और मुझे लगता है बहुत ज्यादा दिन अब बचे भी नहीं है। जनता जनाती है साहब और जनता अच्छा बुरा सब समझती है और जनता को अगर लगेगा कि हमने अच्छा काम किया है तो प्रचंड इस बार 75 पार हमें करेगी। क्योंकि पिछले अमित शाह जी यहाँ पर आए थे जब पिछले चुनाव में और उन्होंने कहा था इस बार 65 पार और छत्तीसगढ़ ने हमें 68 सीट दी थी। तो जनता साधन होती है और लोकतंत्र के उत्सव में अब जनता जा रही है और मुझे पूर्ण विश्वास है कि अपने वोटों की आहुति देके निश्चित तौर पे वो कांग्रेस को प्रचंड बहुमत से जिताएगी भी। और छत्तीसगढ़ के विषय में आपको बताना चाहता हूं कि जो हमने कहा था वादे से ज्यादा हमने दिया है और इससे सभी सर्वे वर्गों को इससे फायदा भी हुआ है, चाहे युवा हो, महिला हो और आदिवासी हो, बुजुर्ग हो, सारे लोगों को फायदा हुआ। और मैं आपके माध्यम से अमित जी एक चीज कहना चाहता हूँ, हमें अपने काम पे विश्वास है। हमने जो किया है छत्तीसगढ़ की आंखों की चमक ये बताती है कि जिस प्रदेश में जो सरकार काम कर रही है वो उनकी अपनी सरकार है और हमारा ध्येय है अंतिम पंक्ति में बैठे हुए अंतिम व्यक्ति तक को सरकारी योजनाओं का लाभ कैसे पहुंचे। और लगातार मैं आपको बता दूं, आज भी देखिए बस्तर बंद है। आज नगर का उद्घाटन करने प्रधानमंत्री जी आए हैं और कहते हैं, लोग कह रहे हैं कि बेचत बेचत मैं चला उपक्रम बचा ना कोई, बेचत बेचत मैं चला उपक्रम बचा ना कोई, और अगर गलती से कुछ बच गया हो तो सूचित कर दो तो मोए, वो भी भाजपा के लोग और प्रधानमंत्री जी भेज देंगे। तो लगातार आप देखिए अगर कोई व्यक्ति अच्छा काम करता है तो संपत्ति, कहते हैं ना पूत सपूत तो क्या धन संचय, पूत का पूत तो क्या धन संचय। तो अगर
एक तरफ तो आप कहते हैं कि कांग्रेस ने 70 सालों में क्या किया, फिर अपने कॉर्पोरेट मित्रों को फायदा पहुंचाने के लिए लगातार आप देश की संपत्तियों को उनको दे रहे हैं, आप रेल दे रहे हैं, आप पोर्ट दे रहे हैं, आप एयरवेज दे रहे हैं, सारा चीज आप दे रहे हैं। मुझे समझ में नहीं आता कि एक और चीज अमित जी, इस देश की सरकार जो देश में बैठी है, उसके आने के बाद इन्होंने बहुत सी परिभाषाओं को बदला है। और मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, इस देश में 4 लोग सरकार चला रहे हैं, 2 बेचने वाले और 2 खरीदने वाले, और जनता सारे सवालों का जवाब इन चुनाव में अभी विधानसभा में और आने वाले समय में लोकसभा में अपने बहुमत के आधार पे, अपने वोट के आधार पे। ठीक है अमित जी, इसके लिए तो थोड़ा इंतजार कर लेते हैं, देखिए दावे और वादे तो सब करते हैं, लेकिन ये तय तो जनता को करना है ना, और जनता ये देखेगी। अब जनता के मन में क्या चल रहा है ये तो ना आप जानते ना हम जानते हैं। आप भी ऊपरी बातें कर रहे हैं और हो सकता है कि जो बातें निकलकर सामने आ रही हैं उसमें कुछ सच्चाई भी हो, लेकिन इसके लिए थोड़ा सा इंतजार करना होगा। वासु जी, मैं आपके पास आना चाहता हूं, जवाब दीजिए। अमित जी का ये कहना है कि पिछले 5 साल में जो हमने काम किया है, जिस तरीके से चहुमुखी विकास हुआ है छत्तीसगढ़ का, उसी के आधार पर उनको इस बार वहां की जनता वोट करने वाली है और वो सत्ता में वापसी करने वाले हैं। आपका जवाब? जी, सबसे पहले तो सुदर्शन न्यूज के सभी दर्शकों को मैं नमस्कार, सभी पैनलिस्ट को नमस्कार जी। देखिए, आज का प्रधानमंत्री का दौरा, बस्तर का दौरा, आज का जो संकल्प से सिद्धि और भारत की विकास यात्रा को बस्तर में माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी लेके आए। आज माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने 27,000 करोड़ की सौगात बस्तर को दी है, लेकिन बड़े दुर्भाग्य की बात यह रही कि इसमें ना छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री जी उपस्थित हुए, ना छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री जी उपस्थित हुए, ना ही कोई इनके सरकार का मंत्री हुआ, क्योंकि इन लोग को विकास पसंद नहीं है। विकास के काम में इन लोग कभी आगे नहीं आते। इन लोग केवल भ्रष्टाचार करना है तो सबसे पहले यहाँ की सरकार दौड़ लगा देती है। और रही बात, आज प्रधानमंत्री मोदी जब बस्तर में आए तो उन्होंने क्या सौगात दी, उसको भी छोटे से बता देना चाहता हूं मैं। आज जगदलपुर एयरपोर्ट स्टेशन के लिए कल न्याय के लिए उसके लिए काम किया, और डीमरपाल में सुपर मल्टी हॉस्पिटल का लोकार्पण किया, और आज नगरनाल स्टील प्लांट का लोकार्पण किया। और आज जब नगर स्टील प्लांट चालू हो जाएगा तो आज प्रधानमंत्री मोदी जी ने 50,000 से ज्यादा के रोजगार उत्पन्न होंगे। तो ये क्या बस्तर का विकास नहीं होगा क्या? केवल धोखेबाजी करके, छल करके आदिवासियों का कांग्रेस हमेशा वोट लेते रही है। बस्तर के लिए एक भी बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर का काम इन्होंने नहीं किया कांग्रेस ने, केवल छल करके कांग्रेस का वोट इन्होंने लिया है। जी ठीक है, चलिए मैं लौटूंगा आपके पास। दिनेश जी, ये आरोप प्रत्यारोप तो चलता रहेगा सर, ये जो वार पलटवार का जो सिलसिला है ये चलता रहेगा। ये कल भी मैंने कहा था कि चुनाव तक ये सब चलेगा, लेकिन इन सब के बीच में आपसे जानना चाहूंगा आपकी क्या राय, आपको क्या लग रहा है, किसके दावे में कितना दम आपको नजर आ रहा है और कौन किस पर भारी पड़ता हुआ नजर आ रहा है, और खासतौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो आरोप लगा रहे हैं उन आरोपों में कितना दम आपको लग रहा है? जी बिल्कुल, सुदर्शन न्यूज को बहुत बहुत धन्यवाद जो आप हम लोग को मौका देते हैं जी। और आप लोग को एक सहयोग बताऊंगा, आज 2 शर्मा बैठे हैं और 2 अमित जी बैठे हैं। बिल्कुल, 2 एक पक्षी हैं और 2 लोग न्यूट्रल हैं। अमित जी आप न्यूट्रल हैं और मैं न्यूट्रल हूँ एक तरफ से। चलिए, आप सभी को एक बार धन्यवाद देते हुए और शुभकामनाएं देते हुए फिर से अपन चर्चा में आते हैं। जो आप देखेंगे कि बघेल सरकार जब से आई है, एक चीज अच्छी हुई है, मैं जो तारीफ करने लायक है कि यहाँ पे छत्तीसगढ़ियावाद आया है, जो हमको ग्रामीणों को जो देना चाहिए उस चीज को तो बढ़ावा मिला है। मतलब एक उत्साह बढ़ा है, बढ़ावा मिला कि नहीं मिला वो तो ग्रामीण बताएंगे, पर एक उत्साह तो बढ़ा है। जिस टाइप से नरेंद्र मोदी जी पूरे ऑल इंडिया में हिंदुत्ववाद चला रहे हैं या हिंदुत्व को पूरे विश्व में फैला रहे हैं, वैसे यहाँ छत्तीसगढ़ियावाद तो फैला है। इस बात को तो बिना झिझके मैं बोल सकता हूँ, एक अच्छी चीज हुई है। पर जब विकास की बात आती है तो विकास के मामले में शहरों में आप देख सकते हो या गांव में देख सकते हो तो बिल्कुल जीरो है, क्योंकि कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी के लोग में ही कहीं ना कहीं दिक्कतें हैं, आपस में दिक्कतें हैं, एक पद पाने की लालसा है, और जो पद पा चुके हैं वो अपना उनको पता है कि दूसरी बार उनको ये मन में है, पहले से ही है, क्योंकि मैं बात करते रहता हूँ कि दोबारा कहीं हमारी पार्टी नहीं आई तो वो सिर्फ अपनी लालसा पूरा करने में लगे हुए हैं। आप देख सकते हैं भूपेश सरकार में लगभग लोग आज की डेट में जो उनके प्रशासनिक लोग हैं, आज की डेट में ईडी का छापा पड़ा हुआ है, लगभग लोग कुछ लोग तो अंदर हैं, कुछ लोग बाहर जा रहे हैं, और पर भूपेश सरकार आज तक उनके बारे में भले पक्ष लेने की कोशिश कर रही है पर उनको बचाने की कोशिश में कोई सही तथ्य नहीं दे पाई। तो कहीं ना कहीं घोटाला तो हुआ है,
ये भी दिख रहा है। और इस 5 सालों में घोटाला हो रहा है तो आप समझ सकते हैं आगे क्या होगा। हाँ, रहा रमन सरकार का, उसमें भी बहुत सारे घोटाले हुए थे और रमन सरकार भी अपनी गलतियों के कारण ही गई है। तो जनता को तो हमको राजनीतिक लोगों को देख के ही चुनना चाहिए जी। ये बोल सकते हैं कि आज की डेट में छत्तीसगढ़ में अपराध तो बढ़ा है। आज रायपुर में आप देख सकते हो लगभग लोग, कई तो अच्छे अच्छे पद में है, कांग्रेसी पद, जिनके भतीजे लोग जो चाकू मार देते हैं और एफआईआर नहीं होती। बहुत बड़ी बात है, ये बहुत बड़ी बात है कि पद में होने के बाद उनके भतीजे लोग चाकू मार देते हैं और सरेआम वीडियो उसका जारी होता है, पर उसके खिलाफ पुलिस एफआईआर नहीं दर्ज करती। इतनी बड़ी घटना हो रही है और इसमें यदि कांग्रेस सरकार चुप हो रही है तो अपराध का गर तो बढ़ा है। जी जी बिल्कुल अमित जी, अपराध बढ़ा है और इसका जिक्र आज पीएम मोदी ने भी किया है कि किस तरीके से चाहे वो राजस्थान हो या फिर छत्तीसगढ़, अपराध का ग्राफ लगातार बढ़ता जा रहा है। बहु बेटियां जो हैं, महिलाएं, बच्चियां सुरक्षित नहीं है। देखिए, अगर आप देखेंगे तो लगातार अगर अपराध कार्रवाई भी हमारी सरकार कर रही है, प्रशासन को भी समय समय पे लगातार कहा गया है कि जिस प्रकार से अभी मेरे छोटे भाई दिनेश शर्मा जी कह रहे थे, मैं आपको बताना चाहता हूं कि लगातार मीटिंग लेके ये भी कहा गया है कि खाकी की चमक और बूटों की धमक अपराधियों पे दिखनी चाहिए। और लगातार अगर आप देखेंगे तो मैं इस पे बिल्कुल कहना चाहता कि दूसरे प्रदेशों का एनसीआरबी का क्या आंकड़ा है, लेकिन हम अपनी जिम्मेदारी से ना भागने वाले हैं ना हम पीछे हटते हैं। और मैं आपके माध्यम से बता दूं कि जिस प्रकार से प्रधानमंत्री जी आते हैं और लगातार, मैं देश के प्रधानमंत्री है, सर्वोच्च पद पे बैठे व्यक्ति, हम सब उनका बहुत सम्मान करते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। और अभी वासु शर्मा जी भी कह रहे थे कि 27,000 करोड़ का 26,000 करोड़ का वो आज सौगात देके आए। मैं वासु जी से एक ही पूछना चाहता हूँ, इन 4.5 सालों में प्रधानमंत्री जी ने छत्तीसगढ़ के साथ लगातार सौतेला व्यवहार किया, तब आप भाजपा के लोग, यहाँ के 9 सांसद, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष क्यों चुप रहते थे? और आप जिस प्रकार से, मैं कहना चाहता हूँ कि लगातार अगर आप देखेंगे तो ये फेडरल सिस्टम में राज्य और केंद्र दोनों को मिलकर काम करना होता है, लेकिन ये कौन सी नीति है इनकी समझ में नहीं आता कि जब इनकी सरकार नहीं होती तो चुनी हुई लोकप्रिय सरकारों को कहते हैं ना लोग। लेकिन अमित जी, सहयोग तो आप भी नहीं कर रहे ना, आप बताइए। देखिए, ये तो प्रोटोकॉल होता है कि जब भी देश के प्रधानमंत्री किसी राज्य में जाएंगे तो वहां राज्य का मुखिया, उनको वहां पर होना चाहिए। लेकिन क्या भूपेश बघेल गए वहां पर, या आपके डिप्टी सीएम वहां पर गए? नहीं गए। वही तो जिक्र कर रहे हैं, वासु जी जो कह रहे थे कि भाई हाँ, उन्होंने इतनी बड़ी सौगात दी लेकिन वहां पर मुखिया था ही नहीं, प्रदेश के मुखिया पहुंचे नहीं वहां पर। अभी जी मैं आपको बता दूं कि पिछले बार 3 दिन पहले ही प्रधानमंत्री जी जब आए थे तो उनको लेकर, अगर सीएम साहब दूसरे कार्यक्रमों में थे तो उन्होंने हमारे संस्कृति मंत्री जी को भेजा था कि जाइए आप प्रधानमंत्री जी का स्वागत करिए प्रदेश की जनता के तरफ से। और इत्तेफाक से जब वो स्वागत करके आए तो हम लोग साथ में ही काफी देर थे, तो उन्होंने मुझे बताया कि मैं प्रधानमंत्री का स्वागत करके आ रहा हूं। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। और रही बात प्रोटोकॉल का, हम हमेशा फॉलो करते हैं, लेकिन अगर आप देखिए प्रोटोकॉल की बात अगर आप कर रहे हैं तो मैं आपको याद दिला दूं, जब इसके प्रधानमंत्री जी जब वहां राजस्थान गए थे तो उन्होंने वहां पर मुख्यमंत्री जी को इनवाइट भी नहीं किया था। तो अब प्रोटोकॉल की बात कम से कम बीजेपी को शोभा नहीं देती। मैं फिर आपके माध्यम से कह रहा हूं कि देश में बैठे हुए सर्वोच्च पद पे बैठे हुए व्यक्ति हैं और हम उनका सभी सम्मान करते हैं, लेकिन ताली दोनों हाथों से बजनी चाहिए। एक तरफ आप छत्तीसगढ़ की जनता के साथ आप सौतेला व्यवहार करते हैं, एक तरफ आके छत्तीसगढ़ में जिस प्रकार का वक्तव्य देते हैं। मैं एक ही चीज आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि फेडरल सिस्टम, और हम हमेशा कहते हैं ना कि लोकतंत्र में हम लोग विश्वास रखते हैं, लेकिन इस जनता नहीं, अब अमित जी आपकी बात पर भरोसा किया जाए या जो डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव ने जो कहा, भाई उन्होंने तो कहा कि कभी सौतेला व्यवहार नहीं किया गया और हमें पिछले 5 साल में खूब सहयोग मिला है केंद्र का। अब वो जो कह रहे हैं उनकी बात पर भरोसा किया जाए या जो आप कह रहे हैं उस पर भरोसा करें? किस पे भरोसा करें? देखिए, मुझे लगता है अमित जी कि हम जनता पे छोड़ देते हैं कि जनता को किस भी बातों पे विश्वास करना चाहिए। नहीं, मैं गलत कह रहा हूं तो आप बताइए ना। टीएस सिंहदेव ने ये बोला है ना, और मोदी जी ने इसको मुद्दा बनाया। मोदी जी ने पिछली रैली में इस बात का जिक्र किया। देखिए, मैं आपके माध्यम से एक ही चीज कहता हूं कि कोई भी मेहमान अगर अपने घर में आए तो क्या हम उसकी बेइज्जती करेंगे? हम तो कहते हैं कि आइए, स्वागत है। कोई भी व्यक्ति, कैसा भी व्यक्ति हो, यही तो हमारी संस्कृति है। इसी को तो हम कहते हैं वासुदेव कुटुंबकम। हम क्यों कहते हैं कि हमारे घर में कोई दुश्मन भी आए या कोई भी व्यक्ति आए हम उसका स्वागत करते हैं। और मैंने तो कहा ना, दिल खोल के कहा कि देश के सर्वोच्च पद पे बैठे हुए व्यक्ति हैं और हम सब उनका बहुत सम्मान करते हैं एज अ पीएम। और बाबा साहब ने यही किया। अगर उन्होंने भी प्रोटोकॉल, अभी आपने प्रोटोकॉल शब्द का यूज किया था, देश प्रधानमंत्री अगर उस स्टेज पे हैं और अगर बाबा साहब वहां पर स्पीच दे रहे हैं तो उन्होंने बाद में सब सारी चीजों को कहा। लेकिन मैं आपके माध्यम से एक ही चीज कहना चाहता हूं, प्रोटोकॉल, लोकतंत्र,
मैंने कहा ना, इस देश की जो सरकार है उसके आने के बाद बहुत सी परिभाषाएं इन्होंने बदली हैं। चुनी हुई सरकार गिरा देना, अपने प्रतिद्वंदी को, जहां गैर भाजपाई सरकार है उसको कैसे प्रताड़ित अपने समय में आप भी यही करते थे, जब केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी तो आपके ऊपर भी यही आरोप लगते थे जो आप बीजेपी के ऊपर आरोप लगा रहे हैं। तो इसमें ना आप कम है ना कोई और कम है। ठीक है, हाँ जवाब दीजिए, उसके बाद वासु के पास जाऊंगा मैं। हाँ बोलिए। आप इसलिए देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा हमने कौन से नेता को प्रताड़ित किया, आप बताइए। और लगातार आज चुनी हुई सरकारों को गिराना। दूसरा एक अहम प्रश्न आपके माध्यम से मैं उठाना चाहता हूं कि जिस प्रकार से चाहे बंगाल चुनाव हो, चाहे कर्नाटक चुनाव हो, कहते हैं ना कि सारे पैंतरे इन्होंने अपनाया, लेकिन ना इनका दुखड़ा चला ना इनका मुखड़ा चला। कर्नाटक की जनता ने भी जवाब दिया। लगातार आप बंगाल चुनाव पर हम बात करेंगे, जिसको उन्होंने गाली बका, जिसके विषय में कहा यह भ्रष्टाचार है, भ्रष्टाचारी है, बाद में बीजेपी के पार्टी वो ज्वाइन करते हैं और मिस्टर क्लीन हो जाते हैं। प्रधानमंत्री जी ने 27 तारीख आपको कहा कि 70,000 करोड़ का घोटाला एनसीपी के नेता करते हैं और 3 दिन बाद 30 तारीख के उनके साथ मिलकर सरकार बनाते हैं। तो आप किसकी बातों में विश्वास करेंगे? मैं वही चीज तो आपको कह रहा हूं ना कि देश के सर्वोच्च पद पर बैठे हुए व्यक्ति की ग्रेविटी होनी चाहिए। अगर आप कोई जिम्मेदार पद में बैठे हैं तो यू शुड मेंटेन द ग्रेविटी ऑफ योर पोस्ट। ये नहीं कि आप 3 दिन पहले आप कुछ कहते हैं, आपकी कोई आइडियोलॉजी नहीं है, 3 दिन बाद आप जाके उनके साथ सरकार बना लेते हैं और उसको सारा क्लियरेंस मिल जाता है। What the hell is going on? मुझे समझ में नहीं आता कि करना क्या चाह रहे हैं। लेकिन मैं फिर कहता हूँ, एक आइडियोलॉजी होती है, हम कहते हैं हमारी एक आइडियोलॉजी है, हम अपनी आइडियोलॉजी से समझौता नहीं करते। एक तरफ तो आप जब गांधी जयंती होती है, बापू को जाके आप नमन करते हैं, दूसरे तरफ आपकी भोपाल की सांसद जब कहती है तो आप कहते हैं मैं उन्हें जीवन भर माफ नहीं करूंगा, नोटिस देके छोड़ देते, आज तक उनको पार्टी से निष्कासित नहीं किया गया। तो ये दोहरा चरित्र। ठीक है, जवाब नहीं देते हैं। हाँ अमित जी, मैं समझ गया आपकी बात। वासु जी जवाब दीजिए। भाई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भ्रष्टाचार को बहुत बड़ा मुद्दा बना रहे हैं, कई लोगों का वो जिक्र भी करते हैं और ये बात सही भी है कि बहुत सारे ऐसे नाम हैं, बहुत सारे ऐसे नेता हैं जिनके ऊपर आपने आरोप लगाए और उसके बाद जब वो आपकी पार्टी में शामिल हो गए उसके बाद ऐसा लगा कि जैसे वॉशिंग मशीन में धुल के बिल्कुल साफ हो गए वो। वासु जी नहीं, इस प्रकार की बात नहीं है जी। जिसका जांच है वो जांच की प्रक्रिया में है, निरंतर उसके ऊपर जांच चल रही है। हम तो छत्तीसगढ़ के डिबेट पे बैठे हैं। छत्तीसगढ़ में भ्रष्टाचार के कीर्तिमान रच दिए गए हैं इन 5 सालों में। अब क्या क्या नाम बताऊं आपको? छत्तीसगढ़ में कोल स्कैम, निक्कर स्कैम 2000 करोड़ का, चावल घोटाला 5000 करोड़ का, गोबर घोटाला 239 करोड़ का। यानी कीर्तिमान रच दिया गया छत्तीसगढ़ में घोटाले का। इन 5 सालों में छत्तीसगढ़ की जनता को लूटने का काम अगर किसी ने किया है तो कांग्रेस पार्टी ने किया है। इसके पीछे जब ईडी आती है तो ये बोलते हैं कि ये भाजपा की साजिश नहीं है। आप अगर कुकर्म करेंगे, चोरी करेंगे तो ईडी आएगी, और ईडी आई है तो कोर्ट में इनका मामला गया है। इनके मुख्यमंत्री की सचिव कोर्ट के अंदर, अधिकारी कोर्ट के अंदर आज तक जमानत नहीं मिले। अमित भैया को पता होना चाहिए बात को। जमानत इस आधार पर नहीं मिल पा रहा है कि इन लोग सही में भ्रष्टाचारी हैं, इस आधार पर इनको जमानत नहीं मिल पा रहा है। और दूसरी बात, हम बस्तर के डिबेट के लिए बैठे हैं तो मैं बस्तर की बात कर देता हूं। 12 जनजाति समूह, 12 जनजाति ऐसे थी जो 70 साल से अपने हक और अधिकार के लिए न्याय की मांग कर रही थी। 70 साल से कांग्रेस सरकार ने उसकी सूद नहीं ली। भारतीय जनता पार्टी जब मोदी सरकार आई तो उनको मुख्य धारा में लाने का काम प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया। और मैं बता देता हूं, आदिवासियों के लिए 15 नवंबर यमनी बिरसा मुंडा के जन्म दिवस को जनजाति गौरव दिवस के रूप में मनाने का काम किसी ने किया तो भारतीय जनता पार्टी ने किया। आदिवासियों के लिए लगातार इनकी सरकार में 100 रुपए बजट होता था, हमारी सरकार में बजट बढ़ के 500 रुपए कर दिया। एक उदाहरण के तौर में समझा रहा हूं मैं। तो आदिवासियों की ऐसी कांग्रेस सरकार नहीं है। आदिवासियों को खाली छल करके, शोषण करके वोट लेने का काम कांग्रेस पार्टी करती है और भारतीय जनता पार्टी विकास के रास्ते में आदिवासी भाई बहनों को ले जाने का काम करती है। जी नहीं वासु जी, आज पीएम मोदी जी कह रहे थे कि भाई आज भी छत्तीसगढ़ के जो युवा हैं उनको नौकरी के लिए दर दर की ठोकरें खानी पड़ रही हैं और वो आज भी प्रदेश के बाहर जाकर नौकरी कर रहे हैं। तो भाई 15 साल तो आपने भी वहाँ पर सत्ता में रहे, लगातार आप 15 साल तक सत्ता में रहे, तो कुछ तो खाते में आपके भी जाएगा ना। देखिए ऐसा है, कौशल विकास योजना का छत्तीसगढ़ सबसे पहला राज्य है जो कौशल विकास का अधिकार छत्तीसगढ़ में दिया। उसके नाम कौशल को सिखा के लोगों को बहुत रोजगार मिले। लेकिन इनके कार्यकाल में कौशल विकास तो खत्म हो गया। महादेव सेटक ऐप को इन्होंने कौशल विकास बना लिया है। और रही बात, आप प्रधानमंत्री मोदी ने आज मंच से कहा है कि पीएससी के घोटालेबाजों को बख्शा नहीं जाएगा। 9 लाख अभ्यर्थी हैं जो छात्र दिन रात पढ़ाई करके सरकारी नौकरी की तलाश करते हैं, लेकिन इनके सरकारी अधिकारी और सरकार कांग्रेस के नेता लोग
अपने पीछे से भर्ती कर लेते हैं, तो छत्तीसगढ़ के युवा इस बार माफ करने वाले नहीं है। आने वाले दिन में आप देखिएगा एक बड़ा आंदोलन पीएससी के कारण युवा इस मैदान पर करने वाले हैं। ठीक है अमित जी, जवाब दीजिए जल्दी से। देंगे हर साल कह के आए थे, और 9 साल में 18 करोड़ लोगों को रोजगार देना था, रोजगार तो मिला नहीं। और आज एक नया वर्ड भी सुनने मिला, जिस प्रकार से पहले मित्रों, मैं प्रधानमंत्री जी कहते थे मित्रों और भाइयों और बहनों, आज परिवारजनों। तो परिवारजनों की चिंता करिए साहब। और आप कह रहे ना कि कार्रवाई होगी, करिए ना आप कार्रवाई। व्यापम घोटाला, देश का सबसे बड़ा घोटाला था, आपने क्या किया? आपको छत्तीसगढ़ में मैं बता देता हूँ, 36,000 करोड़ का नान घोटाला, आपने क्या कार्रवाई की? ऑगस्टा वेस्टलैंड हमने लिखा है, पत्र लिखा है, ईडी आया ना, जांच करे। अरे आपका चाल चरित्र और चेहरा ये आप जनता समझ चुकी है। आप करते कुछ है, कहते कुछ है, और अपने लोगों को आप छोड़ते हैं और आप लोगों के साथ बदलापुर की राजनीति करते हैं। आने वाले समय में वासु जी, देश की जनता, प्रदेश की जनता इसका माकूल जवाब देगी। ठीक है, ठीक है। दिनेश जी आप बोलिए, दिनेश जी आप बोलिए, आपने दोनों की बातों को सुना है, अब आप बताइए। देखिए, जनता तो सब देख रही है, पर जनता मासूम है और जनता को ये राजनीतिक पार्टियां छलती हैं। ये जब सत्ता में आती हैं तो आप चाहे कांग्रेस हो चाहे भाजपा, मैं किसी एक का पक्ष नहीं लूंगा, कांग्रेस हो चाहे भाजपा, दोनों में एक तो पहली बात तो पद पाने की लालसा होती है, सत्ता में आने की लालसा होती है, और बड़े बड़े वादे होते हैं। कांग्रेस का ये भी लिया जाए तो शराब को बंदी करने का था, बाद में उन्हीं के मंत्री शराब पीते हुए फोटो खिंचाते हैं। तो बहुत सारी बातें। नहीं, मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ दिनेश जी कि दिनेश जी मैं आपसे जानना चाह रहा हूं, कांग्रेस पार्टी कहती है, क्योंकि जब ये कहा जाता है ना, जब कांग्रेस के नेताओं से पूछा जाता है कि एंटी इनकम्बेंसी है, तो वो कहती है कि नहीं, एंटी इनकम्बेंसी नहीं है बल्कि प्रो इनकम्बेंसी है। तो क्या आपको ऐसा नजर आता है कि जमीन पर? देखिए, गांव के तरफ तो छत्तीसगढ़ियावाद के कारण थोड़ा भावनात्मक लगाव तो बढ़ा है जी, परंतु यदि बोला जाए कि पूरी तरह से, तो एक तरह से कहीं ना कहीं राजनीतिक पार्टी होने के कारण छल कर रही है। गांव का विकास नहीं हो रहा है, सिर्फ भावनात्मक लगाव बढ़ाया गया है। गोबर गौठान ये सब है, छत्तीसगढ़ियावाद ये सब लाया गया है, जिससे एक भावनात्मक लगाव तो कांग्रेस पार्टी से गाँव वालों को हुआ है। परंतु यदि विकास के नाम पे आए तो विकास के नाम पे तो मुझे नहीं लगता 10 से 15% भी विकास हुआ होगा इन 5 सालों में। जी, यानी आप क्या मानते हैं कि कांग्रेस पार्टी जो कह रही है कि भाई प्रो इनकम्बेंसी है, ऐसी स्थिति आपको लगती है क्या? बिल्कुल नहीं, कांग्रेस पार्टी की तरफ से तो मैं यही बोल सकता हूँ, कांग्रेस पार्टी अभी एक छलावे में है कि जनता को हम बेवकूफ बना सकते हैं। जनता बेवकूफ नहीं है, समय आने पे आपको दिख जाएगा कि जनता भी अकलमंद है, और समय आने पे भावनात्मक लगाव दूर हो जाता है, विकास दिखता है। यदि विकास आप समय रहते नहीं कर पाए हैं तो गलती की है। सबसे पहले तो इनको शिक्षा, जो प्राइवेट सेक्टर के स्कूल हैं, प्राइवेट सेक्टर के हॉस्पिटल्स हैं जो लूट मचाए हुए हैं, इनको खत्म करना चाहिए था, पर इसमें कोई रोकथाम नहीं, इनको बढ़ावा मिला है। और शराब नीति पे जो इनका खुद का एजेंडा था बंद करने का, आज तक पूरा नहीं हुआ। साथ में इनके मंत्री जो हैं शराब पीते हुए पकड़ाते हैं या फोटो खिंचवाते हैं। बिल्कुल, और शराबबंदी का तो आपने ऐलान किया था कि शराबबंदी करेंगे सत्ता में आएंगे तो, लेकिन अमित जी ये मुद्दा आपको लग रहा है कि ये मुद्दा जो है वो वाकई में आपकी सरकार के गले की फांस बन रहा है, बनने जा रहा है? आते साथ एक कमेटी बनी और 10 से ज्यादा मैदानी इलाकों में हमने शराब दुकानें बंद भी की जी। और मैं आपको बता दूं कि कमेटी जो हमने बनाई थी उसमें भाजपा के सदस्यों का भी, विधायक जो है उनका नाम आना था। मैं इस पे बहाना नहीं बना रहा हूँ, आपको बता दूं कि हमने ईमानदारी से प्रयास भी किया। इन्होंने 4.5 सालों में नाम भी नहीं दिया। लेकिन मैं फिर आपको कहता हूं कि अगर इस प्रदेश में कोई शराबबंदी करेगा तो वो कांग्रेस करेगी, क्योंकि कांग्रेस जो है वो करती है। और मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूं। नहीं, अभी क्या ऐसी मजबूरी है कि आप इस 5 साल में नहीं कर पाए? 5 साल का कार्यकाल होता है सरकार का, भाई 5 साल कम तो होते नहीं है, लेकिन क्या ऐसी सरकार की मजबूरी रही कि आप चाहते हुए भी नहीं कर पाए? क्योंकि मैं चाहते हुए इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि आप कह रहे हैं कि हम करेंगे इसको, अगर मौका नहीं मिला तो कैसे करेंगे? अमित जी, मुझे लगता है कि आपके प्रश्न में ही आपने जवाब दे दिया कि जो होता है वो 5 सालों के लिए होता है, और मुझे ऐसा लगता है कि अभी 70 दिनों का वक्त बाकी है। और कहते हैं 70 दिन तो बहुत होता है, एक दिन काफी होता है। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि लगातार मैं जो अपनी बात को कंप्लीट नहीं कर पाया था कि इस प्रदेश में अगर शराबबंदी करेगा तो वो कांग्रेस की सरकार ही करेगी। हमने प्रण लिया है, हमने संकल्प लिया, और अब संकल्प के लिए हम कोई विकल्प नहीं ढूंढते। अभी वासु शर्मा जी कह रहे थे भ्रष्टाचार, तो मुझे याद आ गया कि पूर्व मुख्यमंत्री जी ने अपने कार्यकर्ता सम्मेलन रायगढ़ में कहा था, 1 साल कमीशन खोरी मत करिए, 30 साल हमारी सरकार रहेगी। मतलब कमीशन और करप्शन पे 3 सरकार चलने वाली जो सरकार थी। बिल्कुल अमित जी, मेरे पास समय नहीं बचा है, माफी के साथ मैं आपको रोक रहा हूं। वासु जी जल्दी से, अगर 10 सेकंड में अपनी बात रख पाते हैं आप, जल्दी से वासु जी।
करेगी, लेकिन जनता जान चुकी है कि पूरे तरीके से भ्रष्टाचार में लिप्त है छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार। आने वाले समय में आप देखिएगा कि पूर्ण बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार यहां पर बनेगी। ठीक है वासु जी आपका, अमित जी आपका, दिनेश जी आपका बहुत धन्यवाद इस चर्चा में शामिल होने के लिए, अपनी बात रखने के लिए। तो कांग्रेस पार्टी को अगर हम बात करें तो कांग्रेस पार्टी का यह दावा है कि पिछले 5 साल में जो हमने काम किए हैं उसके बूते ही एक बार फिर से हम सत्ता में वापसी करने जा रहे हैं। तो हमें बीजेपी को मोदी के चेहरे पर, मोदी के नाम पर भरोसा है। अब सवाल यही है जो सवाल हम पहले भी पूछ रहे थे कि क्या इस बार छत्तीसगढ़ में वोट मोदी के नाम पर पड़ेगा या कांग्रेस सरकार की ओर से पिछले 5 साल में जो काम किए गए हैं उस पर पड़ेगा, क्योंकि विकास का चहुमुखी कांग्रेस पार्टी दावा कर रही है कि हमने चौमुखी विकास किया है प्रदेश का। तो क्या प्रदेश की जनता भी ऐसा मानती है और क्या कांग्रेस पार्टी की इस बात को वो स्वीकार करेगी? फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए सुदर्शन न्यूज। जय हिंद।